हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी सेशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट आज का सेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, मतलब कि चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस। तो आइए देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है और सॉल्यूशंस किस चीज़ के। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ सीयूईटी भी अब आ गया है, तो सीयूईटी में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, आने वाले सेशंस में इन क्वेश्चंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे। बस इन क्वेश्चंस को आज आपको क्या करना है, रीड करना है और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक, फिर हम देखेंगे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया। हम जानते हैं शॉक थेरेपी हुई थी रशिया में, उसमें पूछा गया है कि शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं था। हम पढ़ चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। तो आइए जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या आंसर होना चाहिए। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, it brought ruin to the economy and disaster upon the people. The whole large scale state controlled industrial complex almost collapsed, or the system of social welfare got strengthened. अब मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आपको क्या करना है, जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D, आपको इवन ऑड या ऑड इवन वाली सिचुएशन देखनी है कि 3 ऑप्शंस कौन से आपको इवन लग रहे हैं और एक कौन सा ऑड लग रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, इकोनॉमी रुइन हो गई, डिजास्टर आया लोगों के ऊपर एक तरीके से, लार्ज स्केल स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हो गई और सोशल वेलफेयर स्ट्रेंथेंड हो गया। अब बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। और आइए देख लेते हैं, अगर आपने आंसर बता दिया है कमेंट सेक्शन में तो चेक कर लेते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो करेक्ट आंसर है डी, सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी स्ट्रेंथेंड नहीं हुआ था। एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि डिजास्टर अपॉन द पीपल, तो फिर कैसे सोशल वेलफेयर स्ट्रेंथेंड हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, द सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर गॉट स्ट्रेंथेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one among the following is the cause of disintegration of the Soviet Union? सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कॉज के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले, इनेबिलिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। सोवियत सिस्टम में इनेबिलिटी थी अपनी ही मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। ओवर एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल की ज़्यादा आकांक्षाएं थी। बताइए, अगर ज़्यादा एस्पायरेशंस होंगी तो क्या कोई चीज़ डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, इस वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। या फिर सुपीरियरिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम ओवर वेस्टर्न कैपिटलिज्म, या फिर सोवियत सिस्टम की सुपीरियरिटी थी वेस्टर्न कैपिटलिज्म पर। बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। वैसे तो आप सभी ने ऑप्शंस पढ़ते से ही करेक्ट आंसर बता दिया होगा, बट आइए देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ए, इनेबिलिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। कोई भी चीज डिसइंटीग्रेट कब होती है बताओ, या हम बात करें किसी भी चीज के फेलियर की, ठीक है, कोई भी चीज का फेलियर कब होगा, जब आप उसे अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, जब आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे अथॉरिटी दी गई है वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सारी चीज़ों की वजह से कोई भी सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो सकता है। और यही कहानी थी सोवियत सिस्टम की। सोवियत सिस्टम की इतनी ज़्यादा इनेबिलिटी थी कि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक, अब मिस्टेक्स क्या थी, तो हमने देखा कि पीपल को ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया था, पूरे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे मिलिट्री डेवलपमेंट में, वेपन्स बनाने में, और क्या बोलते हैं सोसाइटी पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। ठीक, तो इस बेसिस पर जो कॉज हुआ डिसइंटीग्रेशन का ऑफ द सोवियत यूनियन वो था कि सोवियत सिस्टम की इनेबिलिटी टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग encouraged the coup that took place in 1991 in the USSR। अब coup का मतलब क्या होता है, coup का मतलब होता है तख्ता पलट, एक व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया।
ठीक है, एक पूरी तरीके से सिस्टम को हटा दिया गया। तो किस चीज़ ने कूप को बढ़ावा दिया था 1991 में यूएसएसआर में जो हुआ था? ब्यूरोक्रेट्स ने, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने, सोवियत ट्रूप्स ने, या फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, देखिए हम करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, द सोवियत ट्रूप्स। ठीक, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 was inspired by the ideals of dash as opposed to dash। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, ह्यूमनिज्म, गांधीज्म, कैपिटलिज्म। एक बार समझिएगा क्वेश्चन को। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, कौन से आइडियल्स को ये मतलब इसे इंस्पायर था और कौन से आइडियल्स को ये अपोज कर रहा था? हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब भी कभी कोई रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन क्या करता है? क्रांतियां क्या करती हैं? एक चीज से इंस्पायर होती हैं और उसी के फेवर में होती हैं, ठीक, और दूसरी जगह क्या करती हैं? अपोजिशन, तो अपोज करती हैं। अब बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में किस चीज़ को रशियन रिवॉल्यूशन ने अपोज किया और किस चीज़ से इंस्पायर हुआ? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, सोशलिज्म से ये इंस्पायर हो रहा था और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से, आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और फिर उन सभी वीडियोस के बाद आप और अच्छे से आंसर्स बता सकते हैं। होप वैसे तो आप सभी ने वीडियोस देखे ही होंगे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वीकनेस ऑफ द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन की वीकनेस नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, देयर वॉज रैम्पेंट करप्शन इन द सोवियत यूनियन, the party bureaucracy had many more privileges than an ordinary citizen had, और Gorbachev initiated reforms in USSR। अब देखिएगा क्या पूछा गया है कि वीकनेस नहीं थी। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के लिए, करप्शन सबसे ज़्यादा था, पार्टी ब्यूरोक्रेसी के पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस थे देन एन ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव, और गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, सुधार लाने की कोशिश की। अब वीकनेस क्या होगी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए क्या होना चाहिए आंसर। और अगर नहीं पता है तो गलत भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आंसर करेक्ट चले जाए। तो करेक्ट आंसर है डी, गोर्बाचेव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर। ये वीकनेस कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई भी सिस्टम डिसइंटीग्रेट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, पूरी तरीके से बिखरने वाला है। अब कोई व्यक्ति आके कहे कि हम इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, सुधार लाएंगे और डिसइंटीग्रेशन नहीं होने देंगे, तो फिर कैसे डिसइंटीग्रेशन होगा? तो ये वीकनेस नहीं थी। वीकनेस थी कि कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, ठीक, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था, करप्शन सबसे ज़्यादा था, और जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, इन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे। प्रिविलेजेस किसे देने थे? ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स ही आपको लेकर आए हैं और आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही प्रिविलेजेस दे रहे हैं और सिटीजन्स को यहाँ प्रिविलेजेस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 major republics of the USSR declared in 1991 that the Soviet Union was disbanded। तो disbanded का मतलब है भंग होना। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से 3 मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के जिन्होंने 1991 में डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम भंग हो चुका है, डिसबैंडेड। बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस देखें, लिथुआनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, बी रशिया, लाटविया, उज्बेकिस्तान, सी रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, एंड डी रशिया, एस्टोनिया, तुर्कमेनिस्तान। ये टॉपिक हमने पढ़ा था जब सोवियत सिस्टम को हम देख रहे थे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिसइंटीग्रेशन, उसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर।
अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक, तो रशिया, यूक्रेन और बेलारस ये 3 रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर में, जिन्होंने 1991 में ये डिक्लेयर किया कि यूएसएसआर अब डिसबैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following was not a consequence of disintegration of the USSR? USSR के disintegration का consequence नहीं था। ठीक, अब consequence का मतलब क्या है यहाँ पर कि results जो निकल के आते हैं या फिर हम कहें outcomes, तो ये हमको देखने हैं। सबसे पहले दिया हुआ है many new states emerged, Russia emerged as a new superpower, power relations in world politics changed, The capitalist system emerged as the winner। बताइएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स बने, रशिया न्यू सुपर पावर बना, पावर रिलेशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो गए और कैपिटलिस्ट सिस्टम विनर हुआ। तो 2 सिस्टम थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक, देखें करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, रशिया इमर्ज्ड एज अ न्यू सुपर पावर। यहाँ पर ये गलत है, रशिया इमर्ज्ड नहीं होता है न्यू सुपर पावर की तरह। 2 क्वेश्चन चलते हैं बाइपोलैरिटी खत्म होने के बाद, उसके बाद ये जो सिस्टम डिसइंटीग्रेशन जो हुआ कि अब सुपर पावर कौन होगा, और ये भी हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक? एस्टोनिया, यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होना चाहिए। चलो मैं काउंटिंग कर देती हूँ 5 तक, आप आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5 ठीक, तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है बी, यूक्रेन। यूक्रेन नहीं था, अदरवाइज एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सभी स्टेट्स बाल्टिक रिपब्लिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, so identify the group of countries that had been part of the Soviet Union before its disintegration। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंट्रीज डिसइंटीग्रेशन के बाद पार्ट रही हैं। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया। इसका थोड़ा सा ग्रुप अगर लिखा हुआ है तो इसको अपन आंसर ही देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर ग्रुप्स दिए ही नहीं है एक्चुअल में, इस वजह से। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का पार्ट थी डिसइंटीग्रेशन से पहले, वो कौन सी कंट्रीज थी? तो ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम का फीचर नहीं था। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था और वो टॉपिक था व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। इसमें हमने सोवियत सिस्टम के फीचर्स को भी डिस्कस किया था। ठीक, देखो, अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज एंश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोवियत गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड द बेसिक नेसेसिटीज, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपल हैड द राइट टू पॉवर्टी। पॉवर्टी नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी होगा। पॉवर्टी का राइट कैसे हो सकता है पीपल को? ठीक, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक्स होना भी ज़रूरी है। तो बताइएगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी सभी सिटीजन्स के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ सब्सिडाइज्ड की गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, और पीपल के पास था राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसको कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, हो सकता है आंसर यही हो और गलत लिखा हो तो भी दिक्कत है। तो आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर है डी, पीपल हैड राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था सोवियत सिस्टम में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी सिटीजन्स के लिए था। बेसिक नेसेसिटीज़ को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड किया था। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक फ़ायदा और है, और वो ये है कि 3 ऑप्शंस अगर आपको याद हो जाते हैं तो यही ऑप्शंस को आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके सब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्टिव पार्ट में पूछ लिया जाए कि फीचर्स क्या थे सोवियत सिस्टम के, तो हम लिख देंगे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था सभी सिटीजन्स के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज़ को सब्सिडाइज्ड करके रखा हुआ था। क्लियर हुआ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चूज द स्टेटमेंट that is not true about the socialist revolution in 1917 in Russia। तो
तो रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म समाजवाद के आइडियल्स से ये इंस्पायर्ड था। इट फेवर टू डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ये फेवर कर रहे थे कि समाज समानता के सिद्धांतों पर बने। इट एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होना चाहिए, इसे ये फेवर कर रहे थे। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन में क्या नहीं हो सकता, आप बताइए थोड़ा सा। अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, इतना सब कुछ पढ़ लिया, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? अगर पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो फिर से मैं वही कहूँगी और अच्छी बात है। आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है टू पार्टी सिस्टम का एम बिल्कुल भी नहीं था। अदरवाइज सोशलिज्म के आइडियल से ये इंस्पायर्ड थे। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी पर सोसाइटी एक बेस्ड इस तरीके से की गई थी, डिज़ाइन की गई थी, और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को ये फेवर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगन इन 2010 लेटर टर्न्ड इनटू विच टाइप ऑफ मूवमेंट? तो अरब स्प्रिंग हम पढ़ते हैं और अरब स्प्रिंग ये मूवमेंट था, ये एक पर्टिकुलर कंट्री से स्टार्ट होता है और ये क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और फिर इसे कौन सा मूवमेंट कहा जाता है, क्या नाम दिया गया? सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट या रिलीजियंस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट और इकोनॉमिक मूवमेंट? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगर पता है आपको तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता है तो देखो ये हो गया था पॉलिटिकल मूवमेंट, करप्शन के अगेंस्ट में चलने लगा था, एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में चलने लगा था, काफ़ी पार्टीज मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली इसमें फिर डोमिनेशन होने लगा, यहाँ पर मूवमेंट बढ़ने लगे, स्प्रेड होने लगा, तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था, टर्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट द फर्स्ट गल्फ वॉर इज करेक्ट? यूएस और इराक के बीच में ये एक्सक्लूसिव वॉर था, यूएन का कोई भी रोल नहीं था इस वॉर में, अमेरिकन फोर्सेस ने एटम बॉम्ब्स यूज किए युद्ध जीतने के लिए, और जो पहला गल्फ वॉर था ये फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल हुआ यूएस के लिए। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। देखें हम करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इट वॉज एन एक्सक्लूसिव वॉर बिटवीन द यूएस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू शॉक थेरेपी। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये शॉक थेरेपी से रिलेटेड है। चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द ट्रू स्टेटमेंट, सिर्फ जो ट्रू स्टेटमेंट बता रहे हैं उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो सबसे पहले है द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्यू टू शॉक थेरेपी। जो रूबल की वैल्यू थी रशियन करेंसी, ये शॉक थेरेपी की वजह से डिक्लाइन हो गई। शॉक थेरेपी ने कम्युनिज्म को स्ट्रेंथन किया, बढ़ावा दिया। शॉक थेरेपी ने रिड्यूस किया प्राइजेस ऑफ गुड्स को, मतलब कि जो गुड्स के प्राइजेस थे ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो गए। और शॉक थेरेपी ने ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जो पुराना समाज कल्याण के लिए ओल्ड सिस्टम था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमको यहाँ पर स्टेटमेंट्स चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। बताइएगा एक बार, समझिए क्या क्या होना चाहिए शॉक थेरेपी से। रशियन करेंसी डिक्लाइन हुई, रूबल। शॉक थेरेपी ने क्या कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया, प्राइसेस ऑफ गुड्स तो रिड्यूस हुए, और सिस्टम ऑफ ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर भी रिड्यूस हुआ या डिस्ट्रॉयड हुआ। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब रूबल जो रशियन करेंसी थी ये डिक्लाइन हुई शॉक थेरेपी की वजह से, ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर भी डिक्लाइन हुआ, कम्युनिज्म बिल्कुल भी स्ट्रेंथेंड नहीं हुआ और ना ही रिड्यूस्ड हुए गुड्स के प्राइसेस। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल and Indo-Russian strategic agreement. Choose the correct option. First, second, third, fourth, first, third, second, fourth, first, fourth, second, third, first, fourth, third, second. बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, और फिर हम देखेंगे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। चलो ईयर बताओ जल्दी से। सबसे पहले अगर हम देखें एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये कब से कब तक चला हमने देखा, 1939 से 1945 तक, मतलब एंडिंग कब हो गई, 1945 में। ठीक,
रशिया की अगर हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले बर्लिन वॉल गिराई जाती है 1989 में, और 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। क्लियर हुआ। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुए अक्टूबर 2000 में। ठीक, क्लियर हुआ। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम देखते हैं अब तो करेक्ट आंसर क्या हो गया। फिर देखो, सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। तो 1, 3, 2, 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी, मतलब कि करेक्ट आंसर है बी। देखें क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, 1, 3, 2, 4। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जो हमने ईयर देखे हैं, और इन्हें काफ़ी अच्छे से याद करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब देखो, कुछ मतलब एक टाइप जो क्वेश्चन का है, वो कुछ क्वेश्चंस आते हैं असर्शन और रीजन से। मतलब कि हमें असर्शन और रीजन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक में हमें असर्शन बताया है, दूसरे में उसका हमें कारण बताया है। क्या करना रहता है? दोनों ही ट्रू हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फिर ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक, तो ये हमको बताना है। पहला क्वेश्चन, असर्शन, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन द सोवियत यूनियन ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉयड। जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का सोवियत यूनियन में, ये डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक, because of the withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people in poverty। इसको ऐसे पढ़ो, तब जाकर आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या है? दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि विड्रॉल हुआ गवर्नमेंट सब्सिडीज का, इस वजह से लार्ज सेक्शन कैसे हो गया? गरीबी में हो गया, और जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। क्लियर है ये आंसर? कोई डाउट तो पूछ लो। Next question. The Soviet Union and communism collapsed in 1991. The internal weakness of the Soviet political and economic institutions failed to meet the aspirations of the Soviet people. देखिए, यहाँ पर बताया गया है 1991 में सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म कोलैप्स हो गए। जो सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के इंटरनल वीकनेस थे, वो कहीं ना कहीं तक सोवियत में जो लोग थे, सोवियत पीपल की आकांक्षाओं को फुलफिल नहीं कर पाए। इस वजह से ये जो आंसर है वो भी ए होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आने वाले सेशंस में हम और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनमें से आपके क्वेश्चंस आते ही हैं, और आप अगर इन वीडियोस को काफ़ी अच्छे से देखते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।